वेलकम फ्रेंड्स टू सुपरसोनिक। तो कैसे हैं आप सभी। तो एवेंजर्स एंड गेम को सुपर हीरो मूवीज़ में एक एपिक मूवी माना जाता है क्योंकि ये एमसीयू के पिछले पूरे 10 साल की मेहनत है। दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के 3 घंटे वैसे तो सभी एमसीयू फैन के लिए गोल्डन 3 आवर्स की तरह थे, पर लेकिन दोस्तों में एवेंजर्स एंड गेम के 3 घंटे में कुछ अलग ही सीन्स देखने को मिलते हैं अगर एमसीयू उनमें से कुछ मेन सीन्स को डिलीट नहीं करता। और इसलिए दोस्तों हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम के 10 ऐसे डिलीट सीन्स के बारे में जिन्हें अगर एमसीयू मूवी में इंक्लूड करता तो हमें एवेंजर्स एंड गेम में कुछ अलग ही देखने को मिलता। तो दोस्तों मैं हूँ आपको दोस्त जतिन, आप देख रहे हैं सुपरसोनिक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 10 इविल थॉर। तो यार स्नैप के बाद एवेंजर्स एंड गेम में हमें ये दिखाया जाता है कि होकाई किस तरह अपनी फैमिली के गम में इलीगल तरीके से क्रिमिनल्स को मारने लगता है और होकाई को काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाया जाता है। लेकिन दोस्तों पहले इस सीन में होकाई की जगह थॉर को दिखाया जाने वाला था, जिसमें थॉर थैनोस को मारने के बाद अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर बुरे लोगों को मारना शुरू कर देता है और थॉर को पूरे 5 साल के गैप के बाद काफ़ी ज़्यादा डार्क और पावरफुल दिखाया जाने वाला था। पर लेकिन फिर राइटर्स ने होकाई को 5 साल के गैप के बाद मूवी में एक डार्क एंट्री दी और थॉर को एक मोटा और कॉमेडी कैरेक्टर दिखाकर मूवी में एक बड़ा रिस्क लिया। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि थॉर लव एंड थंडर तक थॉर बिल्कुल फिट हो जाएगा। नंबर 9 नोवा कैमियो। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में थैनोस के पास पहले ही पावर स्टोन होता है, जो कि दोस्तों सीधा सीधा ये बताता है कि थैनोस ने उसे ज़ेंडार प्लेनेट से लिया होगा, जिसमें उसकी लड़ाई नोवा कॉर्प्स से हुई होगी और थैनोस ने लगभग नोवा कॉर्प्स के हर मेंबर्स को ख़त्म कर दिया होगा। और इसी का बदला लेने के लिए एवेंजर्स एंड गेम में रिचर्ड्स राइडर वाले नोवा को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था, जो कि एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट सीन में सभी स्नैप हुए कैरेक्टर्स के साथ वापस आता। और हमें थैनोस वर्सेस नोवा की भी एक छोटी सी फाइट देखने को मिलने वाली थी, जिसमें कि नोवा थैनोस पर वांडा की तरह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन फिर एवेंजर्स एंड गेम के लास्ट सीन में कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा हो कि राइटर्स ने इस सीन को स्क्रिप्ट से निकाल दिया और एमसीयू भी नोवा को इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता था और शायद हमें नोवा के फ्यूचर में एक सोलो मूवी ही देखने को मिल जाए। नंबर 8 जाइंट एंट्स आर्मी। तो एवेंजर्स एंड गेम में एंटमैन का काफ़ी जगह पर मेन रोल रहा है, जैसे कि सबसे पहले एवेंजर्स एंड गेम में टाइम मशीन के कंसेप्ट को पॉसिबल करना और उसके बाद रॉकेट, हल्क, वॉर मशीन को बचाना और इन सब के बाद हमें लास्ट की बैटल में एंटमैन की जाइंट एंट्स की आर्मी भी देखने को मिलने वाली थी, जिनके साइज़ को दोस्तों आप इस कंसेप्ट आर्ट में देख सकते हैं, जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लगभग स्पेसशिप के बराबर ही है। और दोस्तों फाइनल बैटल में ये जाइंट एंट्स थानोस की लेविएथन्स पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी और डॉक्टर स्ट्रेंज एंट्स पर किस तरह अपने मैजिक यूज़ कर रहे हैं। तो ये सीन एंटमैन के फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला था, लेकिन फिर राइटर्स को एंड सीन में इंसेक्ट्स का होना कुछ ठीक नहीं लगा और उन्होंने इस सीन को भी स्क्रिप्ट से हटा दिया। नंबर 7 थैनोस डिकैपिटेट्स कैप्टन अमेरिका हेड। एवेंजर्स एंड गेम में ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा डार्क होने वाला था, जिसमें कि थैनोस एक अलग टाइम लाइन के कैप्टन अमेरिका का सिर काट देता है। इस सीन में जब नेबुला थैनोस को पिम पार्टिकल्स देती है, तब सबसे पहले थैनोस 2014 की टाइम लाइन में जाता है और वहाँ पर उसका सामना होता है सभी एवेंजर्स से और थैनोस कुछ ही टाइम में सभी एवेंजर्स को मार देता है और उन सब में से वो कैप्टन अमेरिका के सिर को काट कर 2023 की टाइम लाइन में ले आता है, जिसमें कि वो बैठा होता है और उसके आसपास काफ़ी स्कल्स पड़े होते हैं। और फिर थैनोस कैप्टन अमेरिका के कटे हुए सिर को सभी एवेंजर्स के सामने फेंक देता है, जिससे कि एवेंजर्स काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और इस सीन में थैनोस एवेंजर्स के पूरी टाइमलाइन को ही ख़त्म कर देता और कैप्टन अमेरिका के कटे हुए सिर की वजह से ये सीन काफ़ी ज़्यादा R-rated होने वाला था। लेकिन दोस्तों मूवी में एक और सीन था जो इससे भी ज़्यादा R-rated होने वाला था। तो मूवी में हमने देखा कि आयरन मैन का सूट स्नैप करने के बाद काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है और आयरन मैन का फेस भी जल जाता है और राइटर्स हमें इस सीन में इसके अलावा टोनी की आंख भी बाहर निकली हुई दिखाने वाले थे, जिसमें से काफ़ी ब्लड चल रहा होता है, पर ये दोनों सीन R-rated होने की वजह से इन दोनों सीन्स को स्क्रिप्ट से हटा दिया गया। नंबर 6 आयरन मैन डेथ। तो पहले दोस्तों मूवी में आयरन मैन की डेथ नहीं दिखाई जाने वाली थी, इसकी जगह दोस्तों एक और सीन था जिसमें कि टोनी स्टार्क सभी एवेंजर्स के सामने रिटायरमेंट लेने वाला था। तो जब सभी सुपर हीरो स्नैप के बाद वापस आ जाते हैं और थैनोस के साथ एंड बैटल जीतने के बाद सभी एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पर टोनी स्टार्क सभी के सामने खुद को आयरन मैन से रिटायर कर देता है और इस तरह हमें मूवी में एक हैप्पी एंडिंग देखने को मिलने वाली थी। पर फिर जब ये डिसाइड हुआ कि मूवी में थर्ड स्नैप भी की जाएगी, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के कैरेक्टर को एमसीयू में यादगार और इमोशनल एंडिंग देने के लिए ये स्नैप खुद करने का डिसीजन लिया। नंबर 5 टोनी एट दी वे स्टेशन। तो इस सीन को तो वैसे तो पहले आपने एक बार ज़रूर देखा ही होगा। तो जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस स्नैप करता है, उसके बाद उसे सीधा सोल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी गमोरा से मिलता है। और उसी तरह दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में भी टोनी के स्नैप करने के बाद सीधा उसे सोल वर्ल्ड में दिखाया जाने वाला था, जो कि थोड़ा सा उसके घर के बैकयार्ड जैसा दिखता है।
जहाँ पर दोस्तों टोनी स्टार्क मिलता है अपनी बेटी मोगन स्टार्क के अडल्ट वर्जन से, जिसे दोस्तों प्ले किया था 13 रीजन वाई की कैथरीन लैंगफोर्ड ने। तो एवेंजर्स एंड गेम के आने से पहले ही ये न्यूज़ आ चुकी थी कैथरीन लैंगफोर्ड का मूवी में एक रोल होने वाला है, लेकिन जब वो पूरी 3 घंटे की मूवी में कहीं दिखाई नहीं दी तो फैंस इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। और फिर बाद में न्यूज़ आई थी कि उनके सीन को मूवी से डिलीट कर दिया गया है। तो इस सीन में सबसे पहले तो टोनी मोगन स्टार्क को पहचान नहीं पाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी है तो टोनी मोगन स्टार्क से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसे टाइम नहीं दे पाया। लेकिन फिर मोगन स्टार्क इस चीज़ को खुशी से एक्सेप्ट करती है और इस सीन का एवेंजर्स एंड गेम का सबसे फेमस डायलॉग यानी कि आई लव यू 3000 से एंड होता है। और इसके बाद दोस्तों में सीधा टोनी स्टार्क की डेथ दिखाई जाने वाली थी। तो इस सीन को डिलीट करने के बारे में रूसो ब्रदर्स का ये कहना था कि जब उन्होंने इस सीन को टेस्ट ऑडियंस को दिखाया तो उन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मोगन स्टार्क को पहली बार किसी मूवी में दिखाया गया और एक ही मूवी में उसके 2 वर्जन्स को दिखाना उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। नंबर 4, थॉर वर्सेस थॉर फाइट। तो हमें एंड गेम में 2013 और 2023 वाले थॉर के बीच में फाइट देखने को मिलने वाली थी। तो एंड गेम में एसगार्ड पर ईथर ग्रेनेड थॉर के साथ रॉकेट जाता है और इस डिलीटेड सीन में थॉर के साथ एसगार्ड पर टोनी स्टार्क जाने वाला था, जिससे कि 2023 का थॉर भिड़ जाता है 2013 के थॉर से और दोनों थॉर के बीच एक छोटी सी फाइट होती है। और इसके अलावा एसगार्ड में टोनी की भी हेमडाल से एक फाइट होती है और फिर किसी तरह एसगार्ड से ईथर को वो 2023 में अर्थ पर ले आते हैं। इस सीन को राइटर्स ने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि वो टोनी और कैप्टन के रिलेशन पर फोकस करना चाहते थे और वो टोनी को भी हावर्ड स्टार्क से यानी कि उसके फादर से मिलाना चाहते थे। और मूवी में थॉर वर्सेस थॉर की जगह फिर कैप्टन वर्सेस कैप्टन की फाइट को मूवी में ऐड कर दिया गया। नंबर 3, बैनर एट द वे स्टेशन। तो दोस्तों थैनोस के स्नैप करने के बाद वो सोल वर्ल्ड में अपनी बेटी से मिलता है और उसी तरह टोनी भी स्नैप करने के बाद सोल वर्ल्ड में अपनी बेटी से मिलता है। तो हल्क स्नैप करने के बाद सोल वर्ल्ड में किससे मिलता? तो दोस्तों इस सीन को भी मूवी से डिलीट कर दिया गया, जिसमें कि स्नैप करने के बाद ब्रूस बैनर सोल वर्ल्ड में हल्क से मिलता है, जहाँ पर हल्क बैठा होता है और उनके बीच कुछ बातचीत होती है जिससे कि हल्क थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो दोस्तों इस सीन में ब्रूस बैनर पहली बार हल्क से मिलता है, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर ने इस सीन में कुछ अलग एक्सपीरियंस किया होगा। और दोस्तों ब्रूस बैनर का सोल वर्ल्ड में एक और सीन शूट किया गया था जिसमें कि ब्रूस बैनर सोल वर्ल्ड में ब्लैक विडो से मिलता है। तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाला था। तो इस सीन में ब्रूस बैनर नताशा के सेक्रीफाइस के बारे में बात करता है, जिसके रिप्लाई में नताशा कहती है कि उसका सोल स्टोन के लिए जान देना बहुत ज़रूरी था। मतलब दोस्तों इस सीन को एक तरह से ब्लैक विडो को ट्रिब्यूट देने के लिए शूट किया था। पर जब आयरन मैन के स्नैप करने के बाद टोनी एट द वे स्टेशन वाले सीन को डिलीट कर दिया गया तो इन दोनों सीन को भी स्क्रिप्ट से हटा दिया। नंबर 2, थैनोस अटैक ऑन वॉर्मिर। तो दोस्तों मूवी में हमने देखा ब्लैक विडो और होकाई वॉर्मिर प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की कुछ देर की फाइट के बाद ब्लैक विडो खुद को सोल स्टोन के लिए सेक्रीफाइस कर देती है। पर दोस्तों इसके अल्टरनेट सीन में थैनोस अपनी आर्मी के साथ उन दोनों पर वॉर्मिर प्लेनेट पर अटैक कर देता है और फिर वो दोनों थैनोस की आर्मी से फाइट करते हैं और फिर नताशा भागती हुई जाती है और फिर दोस्तों स्लो मोशन शुरू हो जाता है, जिसमें कि नताशा को 2 जगह गोलियां लगती हैं, जिसके कारण वो काफ़ी इंजर्ड हो जाती है और फिर उसको उसी तरह मूवी के सीन की तरह नीचे दिखाया जाता है। तो दोस्तों मूवी में हमें जो सीन दिखाया गया वो काफ़ी इमोशनल था, पर दोस्तों उसी का यही अल्टरनेट सीन काफ़ी ज़्यादा एक्शन वाला था। नंबर 1, एवेंजर्स ट्रिब्यूट। तो आयरन मैन की डेथ के बाद पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए सभी मेन एवेंजर्स नी डाउन करके बैटलफील्ड में ही टोनी को एक ट्रिब्यूट देते हैं, सिर्फ गमोरा को छोड़ के, क्योंकि उसे वहाँ पर उन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। इस सीन को डिलीट करने के बारे में राइटर्स ने कहा कि वो पहले ही टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट देने के लिए फ्यूनरल वाले सीन को शूट कर चुके थे और अगर इस सीन को मूवी में दिखाया जाता तो टोनी के लिए मूवी में इस तरह के 2 सीन हो जाते और नताशा को ट्रिब्यूट देने के लिए मूवी में एक भी सीन शूट नहीं किया गया था, तो इसलिए इस सीन को भी डिलीट कर दिया गया। तो दोस्तों ये थे एवेंजर्स एंड गेम के 10 रिलेटेड सीन्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और हमारा चैनल 10 के सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंचने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मार्वल और डीसी से अप टू डेट रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।